हेलो, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। एक बार फिर आपका स्वागत है पॉलिटी के लेक्चर्स में। तो कल जैसे हम लोगों ने पॉलिटी का डिस्कस किया था कि शुरुआत में कहाँ से कितने शेड्यूल्स हैं, कितने अमेंडमेंट्स हैं, और साथ में हमने शेड्यूल पार्ट्स सारे ख़त्म कर लिए हैं। आज हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट। कल प्रियम्बल भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो प्रियम्बल की शुरुआत में देखा था हम लोगों ने कि प्रियम्बल में कितनी बार अमेंडमेंट हुआ, प्रियम्बल के वर्ड्स क्या क्या हैं, प्रियम्बल से हमें क्या क्या पता चलता है। तो चार चीजें हम लोगों ने कल देखी थी प्रियम्बल से पता चलती हैं। तो सबसे पहले कि प्रियम्बल से हमें क्या पता चलता था कि सोर्स ऑफ पावर यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पावर कहां से मिलती है, हमें सोर्स ऑफ पावर देख लिया था हम लोगों ने। सेकंड क्या देखा था हम लोगों ने? सेकंड देखा था हम लोगों ने कि नेचर ऑफ स्टेट, देखा था। याद हो आपको हम लोगों ने क्या देखा था नेचर ऑफ स्टेट में? सोशलिस्ट, सॉवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है। फिर तीसरा हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे जो राइट्स हैं, राइट्स दिए थे, जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब देखा था। और फोर्थ देखा था डेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। तीन चार चीजें हमें प्रियम्बल से क्या हुई थी, देखने को मिली थी। और साथ साथ क्या देखा था हमने कि प्रियम्बल एक बार अमेंड किया गया है बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से। ठीक है। और तीन वर्ड जोड़े गए थे। ठीक है, तीन वर्ड जोड़े गए थे। तो इतना हम लोगों ने प्रियम्बल के बारे में कल देखा था। हो सकता है आपने रिवाइज कर लिया हो तो आप इसको रिलेट कर पा रहे हो। अब आगे चल के हम नेक्स्ट देखते हैं आज जो एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी कभी क्वेश्चंस अक्सर बन जाते हैं उससे। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग देशों के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से जो अच्छी चीजें थी वो हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या की गई हैं, अडॉप्ट करी हैं। भाई यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत चीजें ली हैं, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीजें ली हैं। तो ये जो सोर्सेज है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के, अब ये हमको देखने हैं। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि अभी जब हम लोगों ने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट हम लोगों ने यूएसए से लिए थे, यूएसए का बिल ऑफ राइट से लिए थे, बिल ऑफ राइट। ठीक है। ऐसे ही जब डीपीएसपी की बात हुई थी, डीपीएसपी, तो डीपीएसपी हमने कहां से लिया था? आयरलैंड से लिया था। ठीक है। ये तो दो बहुत फेमस है तो सबको पता होता है, मगर ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो हम लोगों ने कहां से, अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं। तो आज हम लोगों को यही पढ़ना है कि किस किस कंट्री से हम लोगों ने क्या क्या चीजें अडॉप्ट करी हैं। ठीक है। ये आता है अंडर सेक्शन डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट सोर्सेस क्या क्या हैं, तो आज हमको यही पढ़ना है। ठीक है। तो जैसे कि देखा जाए अगर ब्रॉडर टर्म्स में, तो जो मेन स्केलेटन है, जिसको कहते हैं मेन बॉडी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हमने लिया है किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। तो इसलिए ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ चीजें आपको कहां से देखने को मिलेंगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये ब्रिटिशर्स के टाइम का एक्ट है। ठीक है। आगे देखेंगे इस एक्ट में क्या क्या हम लोगों ने लिया है। तो इसमें देखेंगे दो मेनी प्रोविजंस ऑफ द 395 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेक्स्ट ऑफ द ऑलमोस्ट 250 आर्टिकल आर टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हमने आपसे बताया था कि हमारे टोटल कितने हैं? 395 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, 395 आर्टिकल्स हैं, जिसमें से अप्रॉक्स 250 आर्टिकल्स, हमने डायरेक्ट कहां से लिए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। सारे 250 आर्टिकल्स हमने नहीं पढ़ने हैं, मगर हाँ मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने किन किन चीजों को क्या किया गया है, अडॉप्ट किया है। ठीक है।
तो शुरू करते हैं, सीधे वहीं पे आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, कि क्या क्या लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो ऑन द बेसिस ऑफ इसको हम और क्या कह देते हैं, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट समझ लो आप, ब्लूप्रिंट किसको कहते हैं, एक नक्शे को कहते हैं, एक नक्शे को ब्लूप्रिंट कहते हैं। यानी कि उसी नक्शे पे ज्यादातर आपकी बिल्डिंग क्या होती है, पूरी बेस्ड होती है, इसीलिए उसको ब्लूप्रिंट कहा जाता है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक है वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसीलिए उसको ब्लूप्रिंट कहा गया है। ठीक है, अब लिया क्या क्या है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिया गया है क्या, फेडरल सिस्टम। ठीक है, फेडरल सिस्टम। तो अगर फेडरल सिस्टम की बात करें तो मैंने आपको बताया था फेडरल सिस्टम में क्या होता है। फेडरल सिस्टम हम किसको कहते हैं, तो फेडरल सिस्टम में क्या हो जाता है, डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर यानी कि पावर किसी एक पार्ट में नहीं रहती है। यहां पे इसी फेडरल सिस्टम के अंडर हमारे यहां दो गवर्नमेंट देखने को मिलती है। कौन सी, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, और क्या देखने को मिलती है, इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो ये फेडरल सिस्टम किसका पार्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। फेडरल सिस्टम के अंदर हमने क्या किया है, पावर का डिवीजन। ठीक है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में रहती है। ठीक है, तो ये किसका फीचर है, ये फेडरल सिस्टम का फीचर है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल है। अभी आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें देखने को ये मिलता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अगर इसका जो और डिटेल में जाके देखा जाए तो वहां पे एक वर्ड आता है क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल, ठीक है, क्वासी फेडरल का मतलब हम फेडरल तो हैं मगर कंप्लीटली फेडरल नहीं है। हम किधर की तरफ बायस्ड है ज्यादा, यूनियन गवर्नमेंट। यानी कि हमारे जो फेडरल सिस्टम है वहां पे यूनियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, इसीलिए इंडियन फेडरल को क्या बोला जाता है, क्वासी फेडरल। ठीक है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स में हम क्या है, फेडरल हैं। जब फर्दर इंटरप्रिटेशन देखा जाता है तब हमको बोला जाता है हम क्या है, क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर फेडरल सिस्टम है तो यूनियन और स्टेट के पास इक्वल पावर्स होनी चाहिए, मगर इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है कि यूनियन गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। इसका अगर एग्जांपल मैं आपको दूं तो कैसे आप बता सकते हो, अगर आप थोड़ा न्यूज को फॉलो करते होगे तो अक्सर आपको ये न्यूज मिलती होगी कि आज इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अब राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है, राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, मगर राष्ट्रपति अपनी, अगर आगे चल के हम और पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति अपने हिसाब से काम नहीं करता है। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जो राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस करती है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं राष्ट्रपति वही कहता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि यूनियन गवर्नमेंट अगर चाहे तो बाई कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, हटा सकती है, उसका अस्तित्व ही खत्म कर सकती है। यानी कि ज्यादा पावर कहां दी गई है, यूनियन के पास है। इसीलिए यूनियन के पास ज्यादा पावर है, इसीलिए हम अपने फेडरल को क्या कह देते हैं, क्वासी फेडरल। ठीक है, आगे चल के जब हम लेजिस्लेचर में देखेंगे या सेंटर स्टेट रिलेशंस देखेंगे वहां हम इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वासी फेडरल को। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑफिस ऑफ द गवर्नर। ठीक है, तो पहले हमने क्या लिया, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम मैंने आपको बता दिया है, फेडरल सिस्टम सिंपल सा है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फिर है ऑफिस ऑफ द गवर्नर। ठीक है, ऑफिस ऑफ द गवर्नर जैसे कि हम प्रेसिडेंट को क्या मानते हैं अपने, जो हमारा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट होता है, ये क्या होता है, एग्जीक्यूटिव हेड। एग्जीक्यूटिव हेड होता है किसका, सेंटर का। ठीक है,
इसी तरीके से हमारे पास क्या है, डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो अगर डिफरेंट स्टेट्स की बात करें, तो अगर स्टेट्स की बात करें तो हर एक स्टेट में भी क्या होता है, एक एग्जीक्यूटिव हेड, एग्जीक्यूटिव हेड होता है। ठीक है, इस एग्जीक्यूटिव हेड को हम क्या नाम देते हैं, इस एग्जीक्यूटिव हेड को हम क्या नाम देते हैं, गवर्नर। क्या नाम देते हैं, गवर्नर। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में जब किसी भी स्टेट की अगर बात करें तो वहां का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, गवर्नर देते हैं। अब गवर्नर के बारे में अगर अभी थोड़ी सी मैं आपको चर्चा करूं तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, ये होते हैं अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है गवर्नर को किसी भी स्टेट में, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और साथ में एक चीज और कि वैसे तो अगर देखा जाए कि नॉर्मल गवर्नर का पीरियड होता है कितना, 5 इयर्स। यानी कि अगर गवर्नर को अपने टर्म से हटाया नहीं गया तो वो कितने साल सर्व करेगा, 5 साल सर्व करेगा। मगर गवर्नर को हटाने में एक चीज है कि ये रहते हैं बाय द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बाय प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि भाई साहब प्रेसिडेंट का जब तक मन है तब तक गवर्नर सर्व करेगा। अगर प्रेसिडेंट का मन नहीं है कि कल इनको गवर्नर को हटा दिया जाए तो वो सीधे एक लेटर इशू करेंगे और गवर्नर अपनी पोजीशन से निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, गवर्नर का कोई निकालने का कोई एज सच प्रोविजन नहीं दिया है। गवर्नर सिर्फ अगर बात करें तो गवर्नर कैसे रहते हैं, बाय द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट की सहमति जब तक है तब तक गवर्नर किसी स्टेट में सर्व कर सकते हैं। प्रेसिडेंट का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सहमति। ठीक है, आगे हम देखेंगे एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें साफ साफ बोला गया था कि गवर्नर की प्रेसिडेंट अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। डिसीजन उनका एड एंड एडवाइस कौन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो गवर्नर के बारे में देखिए, यानी कि गवर्नर हमारे कौन से होते हैं, स्टेट के, किसी भी स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड को हम क्या कहते हैं, गवर्नर। अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो आनंदीबेन पटेल है हमारे यहाँ की गवर्नर श्रीमती। ठीक है, गवर्नर के बारे में देख लिया यहाँ हल्का सा कि गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और गवर्नमेंट वैसे तो 5 साल के लिए गवर्नमेंट की पोजीशन, गवर्नर की पोजीशन होती है, मगर ये रहते कैसे हैं, बाय द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब इनको हटाना चाहे हटा सकते हैं। ठीक है, यहां पे देख लिया। फिर क्या देख लिया, इमरजेंसी पावर्स। ठीक है, इमरजेंसी के बीच में जब कभी भी हमारे यहाँ 3 तरीके की इमरजेंसी डिफाइंड है, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, तो उन सब बारे में देखेंगे। उन सब में गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा पावर्स मिल जाती हैं, तो जब इमरजेंसी चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे उस सब में देखेंगे कि कौन कौन सी पावर्स गवर्नमेंट के पास आ जाती हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी पावर्स आ गई। बिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बोरोड फ्रॉम द। ठीक है, बाकी अब आगे देखते हैं। तो मेजॉरिटी अगर मोटा मोटा क्वेश्चंस की बात करें तो 2 चीज आप जरूर याद रखिएगा, एक तो फेडरल सिस्टम और एक ऑफिस ऑफ द गवर्नर। ये 2 आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में देके कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन में से एक में आपको गवर्नर दे दिया, बाकी 3 ऑप्शन कुछ और दे दिए, तो आप गवर्नर को क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो इजीली। ठीक है, फिर अब देखते हैं दूसरी बात। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद जो दूसरी मेजॉरिटी जहां से हमें ली गई है, जहां से पावर्स, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। क्योंकि पता है कि ब्रिटिश का ही राज था हमारे यहाँ, तो अगर ब्रिटिश पॉलिटी, ब्रिटिश के यहाँ जो सिस्टम डेवलप हुआ था, जो डेवलपमेंट, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा था, उससे हम क्या थे, फेमिलियर भी थे। तो हमारे लिए एक एडवांटेज था, एक एज था कि हम उन्हीं का सिस्टम अडॉप्ट कर लें, क्योंकि उस सिस्टम से हम तब तक फेमिलियर हो चुके थे। इसीलिए आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के भी काफी सारे चीज देखोगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनकी बहुत सारी छाप आपको मिल जाएगी, क्योंकि हमारे लिए कंपैरेटिवली वो इजी हो गया था। क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो शुरुआत में हमारे यहाँ पॉलिटी जो भी डेवलप करी गई, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम हमारे यहाँ डेवलप किया गया, वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से या ब्रिटिश जितने भी ब्रिटिश प्रोविजंस थे उनसे काफी
मेल खाता था। वो आज भी आपको दिखेगा। जैसे कि अगर ब्रिटिश से यूज करें हम कि ब्रिटेन से हम क्या क्या लिया गया था, तो सबसे पहली तो ली गई थी लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कि भाई कोई भी अगर पार्लियामेंट में लॉ बनाना है तो वो कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, अभी अगर आप मोटा मोटा बात करें कि कोई भी लॉ कैसे बनता है, तो सबसे पहले पार्लियामेंट में क्या ला जाता है, दो दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बिल आता है, बिल लोकसभा में पेश हुआ जाता है, उस पर डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद अगर मेजोरिटी से पास हो गया, आगे पढ़ेंगे कितनी तरीके की मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी है, ठीक है, अलग अलग टाइप की मेजोरिटीज हैं। तो अगर पास हो गया तो फिर वो लोग राज्यसभा भेज दिया जाता है, राज्यसभा से भी पास हो गया तो फिर चला जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उस बिल पे जैसे ही साइन कर देता है वो बिल हो जाता है एक्ट और नोटिफाई हो जाता है गजट ऑफ द इंडिया में, और वो जैसे ही नोटिफाइड हुआ वो एक लॉ के फॉर्म में आ गया। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है वो हमने लॉ मेकिंग प्रोसीजर कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, फिर है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ हम लोगों ने अगर जब आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 14 में हम दो चीज पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 आ जाएगा राइट टू इक्वालिटी में, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ में क्या हो जाएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा पढ़ेंगे हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो अभी आप इतना ही समझो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दो चीजें हैं। जब हम एक दो क्लास में फंडामेंटल राइट शुरू करेंगे तब फिर मैं इनको डिटेल में बताऊंगा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है क्या है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है क्या है। बस आप अभी समझो कि इसको हम नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं, इसको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं, ये हमने ब्रिटेन से लिया है, ये यूएस से लिया है। ठीक है, इतना समझो अभी आप। तो दूसरा है रूल ऑफ लॉ। थर्ड है सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, अब सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब है, सिटीजनशिप का क्या मतलब है, सिटीजनशिप का सिंपल सा इतना मतलब है कि भाई क्या है, हम भारत के नागरिक हैं, आप कहीं भी जाओ, अगर मान लो आप अपने स्टेट में रह रहे हो, कल को रिलोकेट होके जो आपकी जॉब लगती है किसी दूसरे स्टेट जाते, तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि भाई दूसरे स्टेट आए हो अब तुम यहाँ की सिटीजनशिप लो। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होती है, ऑल ओवर इंडिया की एक सिटीजनशिप मानी जाती है। इसी तरीके से क्या है, इसीलिए ब्रिटेन में भी सिंगल सिटीजनशिप का है कि भाई आप किसी राज्य के नागरिक नहीं हो, आप नागरिक किसके हो, भारत के नागरिक हो। इसीलिए भारत भर में आप कहीं भी घूमने जाओ आपको किसी भी तरीके की पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप चलती है। तो ये सिंगल सिटीजनशिप का भी हमने क्या कहां से कॉन्सेप्ट लिया है, ब्रिटेन से लिया है। अगर आप यूएस की बात करो, अगर आप बोलोगे कि भाई डुअल सिटीजनशिप कहां चलती है, तो डुअल सिटीजनशिप यूएस में चलती है। आप एज अ कंट्री यूएस के भी नागरिक हो और एक उसके स्टेट की भी सिटीजनशिप मिलती है, यानी कि वहां क्या क्या मिलती है, दो सिटीजनशिप। यूएस एज अ होल कंट्री की सिटीजनशिप अलग मिलेगी और जिस स्टेट के आप नागरिक हो उसकी सिटीजनशिप अलग मिलेगी। मगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ क्या है, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि आप किसके नागरिक हो, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के। ठीक है, किसी स्टेट के नागरिक आप नहीं हो। ठीक है, आपके पास केवल एक सिटीजनशिप है, वो भी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां पे आप समझ गए डुअल सिटीजनशिप और सिंगल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, बस ये डुअल के केस में आप यूएसए और जैसे उसके स्टेट को मान लेते हैं कैलिफोर्निया, तो आपको यूएसए की भी सिटीजनशिप मिलेगी और सेकंड कैलिफोर्निया की भी सिटीजनशिप। मगर इंडिया के केस में अगर देखें हम बात, तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे हम इंडिया के सिटीजन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया बात करी गई है। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। इसमें से अगर आप बात करो तो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में आपके पूछ चुका है कि सिंगल सिटीजनशिप हमने कहां से डिराइव किया है, किस कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें तो ये नेक्स्ट आ जाता है क्या हमारे पास, बाई कैमलर। बाई कैमलर, ठीक है। अब बाई कैमरल क्या होता है, बाई कैमरल का जैसे वर्ड भारी भरकम है, वर्ड से मत कंफ्यूज हो आप लोग, बाई कैमरल ये क्या बोल दिया।
बाई कैमरल सिंपल सा मतलब है दो सदन हो, जहां दो सदन का मतलब बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब है सिंपल दो सदन, दो सदनी व्यवस्था। दो सदन का मतलब क्या होगा? दो सदन का मतलब यह होता है कि अगर हम अपने पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में हमें क्या देखने को मिलता है? पार्लियामेंट में क्या देखने को मिलता है? एक तरफ दिखती है क्या? लोकसभा, और एक तरफ क्या दिखती है हमको? राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा दिखती है और राज्यसभा, यानी कि दो सदन हो गए कि नहीं? एक सदन क्या हो गया? लोकसभा, एक सदन क्या हो गया? राज्यसभा हो गया। राज्यसभा को हम क्या कह देते हैं? अपर बॉडी या अपर हाउस। और लोकसभा को हम क्या नाम दे देते हैं? लोअर हाउस। ठीक है, लोकसभा को क्या दे देते हैं? लोअर हाउस। ये क्या होता है? ये परमानेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं? परमानेंट हाउस। यानी कि ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, यानी कि इसका डिसोल्यूशन कभी नहीं होता है। ठीक है, और अगर लोकसभा की बात करें तो ये क्या हो जाता है? ये डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व हो जाता है क्यों? क्योंकि इसकी टेन्योर क्या होती है? 5 ईयर्स। हर 5 साल में चुनाव होते हैं हमारे यहाँ, जैसे अभी हुए लोकसभा के चुनाव, मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जीत गए, एनडीए को क्योंकि मेजोरिटी मिली है। तो लोकसभा लोअर हाउस डिसॉल्वेबल है। डिसॉल्वेबल क्यों है? क्योंकि यहां तब तक सरकार बनी रहेगी जब तक सरकार के पास क्या है? मेजोरिटी है। जैसे ही सरकार ने मेजोरिटी खोई, सरकार क्या हो जाती है? गिर जाती है। फिर से चुनाव होते हैं, फिर जिसको मेजोरिटी मिलती है वो चुन लिया जाता है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं या परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है। इसके क्या होते हैं? 1/3 मेंबर हर 6 साल में क्या हो जाते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि हर 6 साल में इसके 1/3 मेंबर्स क्या होंगे? रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, ये होता है। तो ये बाई कैमरल का इतना ही सा मतलब है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि बाई कैमरल पार्लियामेंट सिस्टम है हमारा। यानी कि यहां पे क्या है? एक लोकसभा होगा और एक राज्यसभा होगा। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, जो डिसॉल्वेबल होता है, 5 साल के लिए होता है। 5 साल से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है अगर किसी भी पर्टिकुलर पार्टी, रूलिंग गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी क्या होती है? खो देती है। अगर वो गवर्नमेंट मेजोरिटी खो देती है तो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा 5 साल से पहले ही। राज्यसभा, क्योंकि अपर हाउस कहते हैं, परमानेंट हाउस भी कहते हैं, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, और अगर मेंबर्स की बात करें तो 1/3 मेंबर एवरी 6 ईयर्स क्या होते हैं? इसके रिटायर होते रहते हैं और नए मेंबर्स आते रहते हैं। ठीक है, तो बाई कैमरल भी हो गया, बाई कैमरल भी देख लिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट है क्या? ऑफिस ऑफ द कैग। ठीक है, कैग मैंने बताया था, कैग को क्या बोला था हम लोगों ने? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब क्या हुआ कि भाई सरकार है, सरकार के पास पैसा जाता है एज अ टैक्स, और वो फिर उसको क्या करती है? खर्च करती है अलग अलग स्कीम्स में। मगर ये चेक कौन रखेगा कि सरकार ने जो भी स्कीम्स में खर्चा किया है वो क्या किया है? बिल्कुल सही खर्चा किया है, कहीं भी किसी तरीके का घोटाला नहीं हुआ है। वो किसकी जिम्मेदारी है? वो जिम्मेदारी है किसकी? कैग की। यानी कि सरकार के अकाउंट्स को ये क्या करता है? स्क्रूटनाइज करता है। ठीक है, चेक करेगा, देखेगा। मगर कैग के साथ एक समस्या ये है कि ये बस क्या कर देता है? पोस्टमार्टम करता है किसी भी चीज का। काम सारा हो चुका है, अब ये बस इसके पास फाइलें पहुंच जाती है, सारा डेटा गवर्नमेंट से ये उठा लेता है और ये बस एक बार स्क्रूटनाइज करता है कि हाँ इतना पैसा आया, इतना पैसा यहाँ यहाँ गया। तो अगर आप बात करो तो जैसे कुछ 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट, कोलगेट, ये सब किसने किसने उजागर किए थे? ये सब किसकी वजह से हुआ था?
कैग की वजह से, कैग की रिपोर्ट पे, ठीक है। तो कैग समझ लो बाद में पोस्टमार्टम का बस काम रहता है इनके पास कि सारा ऑडिट करके इन्होंने बता दिया कि हाँ इतना पैसा आया था, इतना पैसा यहाँ गया, इतना पैसा यहाँ गया। बीच में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो कौन पकड़ता है? कैग पकड़ता है, ठीक है। इसको प्रोटेक्टर ऑफ द पब्लिक पर्स भी कहते हैं, यानी कि पब्लिक के पर्स का प्रोटेक्टर है ये, ठीक है। कैग में अगर बातें करें तो एक स्टेटमेंट आता है, हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ द पब्लिक पर्स, तो वो कौन है? कैग। क्यों प्रोटेक्टर है? क्योंकि भाई आपके पैसे का लेन देन जो भी हुआ है, भाई जो टैक्स दे रहे हैं वो हम ही तो दे रहे हैं, लोग ही तो दे रहे हैं, तो लोगों के पैसे का देख रेख कौन कर रहा है? कैग कर रहा है, ठीक है। तो कैग भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो यहां तक हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। आगे देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएस से क्या क्या लिया है हम लोगों ने, ठीक है। यूएस से क्या क्या लिया है? तो यूएस से सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, देखिए किसी भी कंट्री में जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या हुआ? जुडिशरी, जुडिशरी क्यों कहा जाता है इंडिया में कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, और एक और वर्ड आता है इंटीग्रेटेड है। हमारे यहां इंडिया में जुडिशरी की अगर नेचर देखा जाए तो ये दो वर्ड हमारे सामने आते हैं कि पहली बात तो जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट है, और जुडिशरी क्या है? इंटीग्रेटेड। इंडिपेंडेंट का सिंपल सा मतलब ये है जुडिशरी पे कि अगर जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की कोई दखलंदाजी क्या है? नहीं है। जुडिशरी के अंदर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव किसी भी तरीके की कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है किसी भी डेमोक्रेसी को फुलफिल कराने के लिए, क्योंकि हमें प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला गया है? प्रोटेक्टर और इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को बोला गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? किसी भी कंट्री का समझ लीजिए वो बेसिक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल गया तो फिर समझ लीजिए वो देश बर्बाद। एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का, ठीक है। पाकिस्तान में कभी एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो ही नहीं हुआ, और आज हालत देख लीजिए आपकी उसकी क्या है। हर किसी भी देश के सामने कटोरा लिए खड़ा रहता है भीख मांगने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्टर जुडिशरी को बोला गया है, और जुडिशरी किससे इंडिपेंडेंट रखी गई है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के, ठीक है। यानी कि कल को कोई ऐसी सत्ता नहीं आ सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मनचाहा बदलाव कर दे। क्यों? क्योंकि जुडिशरी बैठी है उसको देखने के लिए। अगर जुडिशरी देखा, उसको रिव्यू किया और जुडिशरी ने पाया कि नहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर का फॉलो नहीं कर रहा है, तो जुडिशरी उस केस को नल एंड वॉइड कर देगी। जैसे कि पहली बार इंटरफेरेंस की बात आई थी जब लेजिस्लेचर जुडिशरी में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा था। अगर आप बात करें एनजेएसी एक्ट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाई गई थी। ये बोला गया था कि अभी जो हम जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम में जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें किसको नेक्स्ट जज अपॉइंट करना है। सरकार ने कहा कि नहीं, अब हम एक कमिटी बनाएंगे, वो कमिटी डिसाइड करेगी कि कौन जज बनेगा। यानी कि अब लेजिस्लेचर कैसे डिसाइड कर सकता है कि कौन जज बनेगा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसका रिव्यू ले लिया और इसको क्या कर दिया? नल एंड वॉइड कर दिया। यही बोल के कि भाई जुडिशरी अपने में इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी पार्ट किसका है? बेसिक स्ट्रक्चर का है। बेसिक स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। और क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, जुडिशरी को इंडिपेंडेंस मिली है, इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं? नल एंड वॉइड कर देते हैं। क्योंकि अगर ये कमीशन आ गई तो यानी कि अब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का इंटरफेरेंस किसमें आ जाएगा? जुडिशरी में। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी एक्ट को क्या कर दिया था? नल एंड वॉइड। तो इंडिपेंडेंट आपको समझ गया। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड क्यों है? इंटीग्रेटेड का मतलब है जुडिशरी आपस में इंटीग्रेटेड है। जुडिशरी के लेवल अगर हम देखें तो सबसे नीचे हमें क्या मिलते हैं? सबसे ऊपर की बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर क्या मिलता है? हाई कोर्ट्स, और फिर क्या मिलते हैं हमें? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट मिलता है, हाई कोर्ट मिलता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिलते हैं।
इंटीग्रेटेड का मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है, कोई ऑर्डर है, तो नीचे के दोनों कोर्ट उस ऑर्डर को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और हायरार्की भी बनी हुई है कि भाई मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप गए, कोई केस लड़ा आपने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप नहीं सेटिस्फाई हो, चले जाओ हाई कोर्ट उस केस, उस ऑर्डर के अगेंस्ट। हाई कोर्ट में कोई ऑर्डर आया, आप नहीं सेटिस्फाई हो, आप चले जाओ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया तो इन सब कोर्ट्स को वो क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि ये सब क्या है, आपस में इंटीग्रेटेड है। इसीलिए इंडिया की बात करो तो जुडिशरी कैसी है, इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड। तो यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी हम कहां से लिए, हमने यूएसए से ली है, ठीक है। यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सिंपल सा मतलब है कि जुडिशरी में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोई सी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने जैसे एनजीएससी की बात करी थी, तो अगर हम बात करें जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो ये हमें डिफाइन किया गया है आर्टिकल 13 में, ठीक है। आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू डिफाइन किया गया है। जुडिशियल रिव्यू कहता क्या है कि मान लीजिए अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, लेजिस्लेचर ने कोई लॉ क्या किया है, फॉर्म किया है। लेजिस्लेचर ने कोई लॉ क्या किया है, फॉर्म किया है। और ये लॉ किसको वायलेट कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर या किसी फंडामेंटल राइट को। ठीक है, समझ गए आप कि मान लीजिए लेजिस्लेचर ने कोई लॉ फॉर्म किया और वो लॉ क्या कर रहा है, किसी बेसिक स्ट्रक्चर या फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, वायलेट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है आर्टिकल 13 के अंदर कि वो इस लॉ को क्या करेगा, रिव्यू करेगा। इस लॉ को क्या करेगा, रिव्यू करेगा। ठीक है, देखेगा, पढ़ेगा। और अगर वो रिव्यू करते समय अगर उसे पता चला कि ये क्या कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर या फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, रिव्यू में क्या पता चला, इफ लॉ इज वायलेटिंग, अगर लॉ वायलेट कर रहा है क्या, बेसिक स्ट्रक्चर या फंडामेंटल राइट को किसी को, तो सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को क्या कर देगा, नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब वहीं पे उसी दिन से, जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसी दिन से वो लॉ क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड, यानी कि खत्म। कोई उसके आगे उसका प्रोपगेशन, उस लॉ का एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था आपको एनजीएसी एक्ट। एनजीएसी एक्ट जब सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी तो एनजीएसी एक्ट क्या कर रहा था, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रहा था। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो वो उसको वायलेट कर रहा था। इसीलिए तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू का, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू में जो उसकी पावर दी गई थी, रिव्यू लिया और रिव्यू करते ही उसको नल एंड वॉइड कर दिया, खत्म। यानी कि जुडिशियल रिव्यू की भी पावर कहां से आई है हमारे पास, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है। ये जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछता है। जुडिशियल रिव्यू पूछ चुका है, जुडिशियल रिव्यू हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। फिर एक और सबसे इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स। सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी इंसान के जीवन के लिए फंडामेंटल राइट बहुत मैंडेटरी हैं, ठीक है, क्योंकि उनके नाम ही में क्या देख रहे हो आप, फंडामेंटल, जो मैंडेटरी हैं, जो जरूरी हैं, बिना उन राइट्स के आप जी नहीं सकते हो। जैसे कि अगर सिंपल से बात करें फंडामेंटल राइट की, अगर हम बताते हैं आपको, तो एक आर्टिकल 19(1) क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भाई कल से अगर आपको मान लिया जाए फंडामेंटल राइट है ही नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपसे छीन लेते हैं हम,
कि भाई नहीं, अब तुम नहीं बोल सकते हो, अब तुम अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हो, जो हम कहेंगे वही तुमको बोलना होगा, जो हम नहीं कहेंगे वो नहीं बोलना होगा। बताइए ऐसी कोई जिंदगी है किसी मतलब की जिंदगी है कि आप बोल ही नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को व्यक्त ही नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए आर्टिकल 19 भी फंडामेंटल का पार्ट है, हम देखेंगे आगे चल के सारे फंडामेंटल एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, तब बताते हैं, अभी इतना सा समझ लीजिए। यानी कि फंडामेंटल राइट किसी भी इंसान को एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना उसके उसका मेयर एग्जिस्टेंस ही रहेगा, वो जिंदा रहेगा बस, एक लाइफ डिग्निफाइड लाइफ जी नहीं सकता है। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएस से। ठीक है, नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, एक लंबा पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू क्या करना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है। जैसे हमने गवर्नर देख लिया था, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, की प्रेसिडेंट का जब मन चाहे गवर्नर को हटा दे, ऐसा रिमूवल इनका नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठे हैं। कैसी है इनकी पोजीशन? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पोजीशन को देखने के लिए कि कोई भी इनको किसी भी समय हटा ना दे, यानी कि इनके टर्म की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए हम क्या लाए हैं? रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस। हम पढ़ेंगे, जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो फिर इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे इनका रिमूवल प्रोसेस इनिशिएट किया जाता है। ठीक है, वहां पे डिटेल में बात करेंगे। अभी आप इतना समझो कि यूएस से ये दोनों चीजें क्या की गई हैं, ली गई हैं। फिर प्रियम्बल, कल जैसे हम लोगों ने प्रियम्बल पढ़ा था, तो प्रियम्बल भी कहां से लिया गया है? यूएस से ही। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में प्रियम्बल लिया गया है, वहीं से इंस्पायर होकर हमने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल क्या किया? ऐड किया है। ठीक है, एंड द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे कि भाई प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ, वाइस प्रेसिडेंट है, इनके कुछ क्या है? फंक्शंस हैं। तो वो फंक्शंस क्या क्या हैं, ये सब हम कहां देखेंगे? जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपके लिए मेजॉरिटी क्या क्या चीज याद करना है? याद करना है, पहला जुडिशियल रिव्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू। फिर फंडामेंटल राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रियम्बल। ठीक है, ये तीनों तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं कि हम कहां से, किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किए हैं। जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रियम्बल। ठीक है, अब नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं। तो नेक्स्ट कंट्री हमारे पास क्या है? कनाडा है। अब देखते हैं कनाडा से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो अगर कनाडा की बात करें तो जैसे कि फेडरल सिस्टम हम लोगों ने शुरुआत में कहां से लिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मगर अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा से हमने क्या लिया है? फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि फेडरेशन तो ले लिया, फेडरेशन तो ले लिया, हमने किसमें बांट दिया? सेंटर और स्टेट्स में। ठीक है, मगर हमने सेंटर को क्या दी? ज्यादा पावर्स दी एज कंपेयर टू स्टेट। सेंटर को हमने क्या दी? ज्यादा पावर्स दी। अगर आप सोचोगे कि ये ज्यादा पावर्स क्यों दी, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो जब हम क्या हुए थे? इंडिपेंडेंट हुए थे। तो इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारे यहाँ क्या था भाई? बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, और उन प्रिंसली स्टेट्स को हमने पूरे अपने इंडिया की कंट्री में मिलाया एक एक करके। तो कुछ को बाई फोर्स में लाया, कुछ अपने आप आके मिल गए। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग सेंटर ना रखते तो अगर उनमें क्या हो जाता? रीजनलिज्म, और अगर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स अगर वहां ज्यादा हो जाते तो वो क्या करते? इंडिया को तोड़ने की बात करते। तो जो हमने सबको मिला मिला के एक पूरा भारत बनाया था, वो धीरे धीरे फिर क्या? टुकड़ों टुकड़ों में टूटने लगते। तो इसीलिए हमारी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल बनाया है कि जब अब कभी ऐसा हो कि गवर्नमेंट को लगे कि स्टेट कोई ऐसी प्रोसेस कर रहा है जो इंडिया के लिए खतरनाक हो सकती है, ठीक है, तो तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है और स्टेट गवर्नमेंट को
हटा के सारा पावर कौन अपने में संभाल लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट वाया प्रेसिडेंट, ठीक है। और वहां रूल कौन करेगा, गवर्नर रूल लगा दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने सेंटर को क्या बनाया है, ज्यादा पावरफुल बनाया है एज कंपेयर टू स्टेट। तो ये चीज हमने कहा ली है, कनाडा से, कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फिर नेक्स्ट क्या लिया है, टू प्रोवाइड रेजिडुअरी पावर्स टू द सेंटर। अब रेजिडुअरी पावर्स क्या थी, जब हम लोगों ने देखा था, कौन सा देखा था, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर, डिवीजन ऑफ पावर में लिस्ट देखी थी शेड्यूल 7 में। तो क्या देखा था हम लोगों ने, यूनियन लिस्ट देखी थी और स्टेट लिस्ट देखी थी और कॉन्करेंट लिस्ट देखी थी। लिस्ट ऐड कर लीजिए। तो यूनियन लिस्ट देखी थी, स्टेट लिस्ट देखी थी, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट देखी थी। यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आ रहे थे, जिनपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट में जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी थी जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना सकती थी। फिर एक और हम लोगों ने देखी थी, कैसे, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स क्या थे कि भाई मान के चलो दिन पर दिन क्या हो रही है, एडवांसमेंट हो रहा है हर एक चीज में, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो कल नहीं थी वो आज है, ठीक है। तो क्या है, अगर नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसका यूज भी होगा, उसका मिसयूज भी होगा। तो दोनों को रेगुलेट करने के लिए हमें उस पर क्या बनाना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा। मगर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तब वो चीज ही नहीं एग्जिस्ट कर रही थी, तो वो डिसाइड ही नहीं हुआ कि उस पर लॉ यूनियन बनाएगा कि स्टेट बनाएगा कि उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा जाएगा। तो उन सब चीजों को कहां पे रखा गया, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। और इन सब्जेक्ट्स पे केवल और केवल किसको पावर है लॉ बनाने की, सेंटर को, ठीक है। किसको पावर है, यूनियन को अगर बात करें हम, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ही इन सब्जेक्ट्स पे क्या बना सकती है, लेजिस्लेचर या लॉ बना सकती है। तो ये भी सिस्टम हमने कहां से लिया है, कनाडा से, ठीक है, कि रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स पे लॉ कौन बनाएगा, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब होता है, देखिए जब हम प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको कि प्रेसिडेंट किसी भी मुद्दों पे जो कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई सब्जेक्ट आ जाता है तो प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आप एडवाइस करिए हमें इस पर्टिकुलर मैटर में, ठीक है। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे हो सकते हैं, एक नॉर्मल इश्यूज पे हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे तो सुप्रीम कोर्ट को जो एडवाइस देनी पड़ती है, और नॉर्मल इश्यूज पे सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे भी सकता है और मना भी कर सकता है, ठीक है। ये आगे देखेंगे। तो ये भी हमने कहां से लिए हैं, कनाडा से लिए हैं, यानी कि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइस किसको देगा सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब उनसे मांगेगी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कोई एडवाइस, ठीक है। तो ये भी हमने कहां से लिया है, कनाडा से। अब लास्ट देखते हैं आयरलैंड से, ठीक है। आयरलैंड से क्या क्या लिया है, तो आयरलैंड से सबसे पहले हमने क्या लिया है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उस दिन जब मैंने बताया था डीपीएसपी, तो डीपीएसपी किस में बताया था, याद है आप लोगों को। डीपीएसपी अगर बात करें तो किस पार्ट में था, याद करिए। डीपीएसपी अगर आपको याद हो तो डीपीएसपी कहां था, पार्ट 4A में, ठीक है। पार्ट 3, पार्ट 4 कहां गए, एक मिनट। डीपीएसपी पार्ट 4A में नहीं था, पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। पार्ट 4 में डीपीएसपी, और डीपीएसपी के समय मैंने आपको बताया था कि डीपीएसपी कहां से लिया गया था, आयरलैंड से, ठीक है। तो यहां वही बात करी गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहां से लिए हैं, आयरलैंड से, ठीक है। फिर नेक्स्ट, मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे करेंगे, उसका मेथड क्या होगा। जब प्रेसिडेंट हम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन वोट करता है, कैसे कैसे वोटिंग होती है, क्या वोट वैल्यू होती है, ठीक है।
फिर क्या है, द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। आप अगर आपको पता हो तो राज्यसभा में प्रेसिडेंट 12 लोगों को क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, तो वो नॉमिनेशन प्रोसीजर भी हो गया प्रेसिडेंट का। फिर अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो जर्मनी से क्या लिया गया है, अगर सिंपल बात करो तो जर्मनी से हमने क्या लिया है, इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, जर्मनी से क्या लिया गया है, इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से लिए गए हैं, जर्मनी से, कि जब किसी हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगेगी तो क्या क्या होगा वहां पे। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन कहां से लिए गए हैं, जर्मनी से। तो मेन आपको याद रखना है, डीपीएसपी याद रखना है, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आयरलैंड से याद रखना है, और जर्मनी से क्या याद रखना है आपको। ठीक है, जर्मनी से याद रखना है आपको इमरजेंसी। ठीक है, सिंपल। अब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, जो मेन आपको याद रखना है वो याद रखना है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट यानी कि बताया था मैंने, स्टेट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं, तो कॉन्करेंट लिस्ट कहां से लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया से। ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अमेरिका से बात करें तो साउथ अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, अमेंडमेंट विद इन 2/3 मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, 2/3 मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। आगे पढ़, जब हम अमेंडमेंट प्रोसीजर पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि 2/3 मेजोरिटी कब यूज करते हैं। फिर इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के जो मेंबर्स का इलेक्शन होता है वो भी कहां से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेस पे होता है, बात आगे बताएंगे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तब प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी ऐसे ही होता है, बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, इसको आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अगर फ्रांस की बात करी तो फ्रांस से हमने क्या लिखा है, रिपब्लिकन सिस्टम। रिपब्लिक मैंने बताया था आपको पढ़ाते समय कल प्रियम्बल कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। रिपब्लिक का मतलब सिंपल होता है कि जहां का हेड क्या हो, हेड क्या हो, इलेक्टेड हो। ठीक है, अगर हेड इलेक्टेड है तो हम उसको रिपब्लिक कहेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हेड होते हैं और वो क्या है, उनका सिलेक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, तो इलेक्टेड हेड है। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये याद रखिएगा, कल प्रियम्बल बताते समय मैं भूल गया था कि प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी हमने कहां से लिया है, कहां से लिया है, फ्रांस से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं। ठीक है, लास्ट अगर बात करें यूएसएसआर यानी कि अब जिसको रशिया कहते हैं। ठीक है, वहां से क्या मिला, फंडामेंटल ड्यूटीज। जब हमने बताया था पार्ट, तो क्या बताया था, पार्ट 4A में हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। आर्टिकल 51A के अंदर कितनी है टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज, 11। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज लाइन साथ में जस्टिस। ठीक है, आइडिया ऑफ जस्टिस, 3 तरीके के जस्टिस दिए थे। कौन कौन से जस्टिस थे, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। 3 तरीके के जस्टिस की बात करी थी कल हम लोगों ने प्रियम्बल के अंदर। 3 तरीके के क्या है, जस्टिस हमको प्रियम्बल में प्रोवाइड कराए गए हैं। तो चलिए ठीक है, आज हमने सोर्सेस की बात कर ली कि किस किस से, ये आप याद कर लीजिएगा क्योंकि सोर्सेस से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। कल से, मंडे से मतलब हम लोग कल से हम लोग अपना शुरू कर देंगे आर्टिकल 1 से। ठीक है, आर्टिकल 1 कल से आपका शुरू हो जाएगा और यहां से फिर धीरे धीरे हम सारे पार्ट्स को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।